संशोधित नियमों की गंगा पार्ट 21 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, अभी हाल ही के अंदर सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया दिनांक 15/6/2026 को। इसमें मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। कहने का मतलब इसमें ये कहा गया है, यदि भारत के अंदर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है करती है तो उसको निविदा में प्राथमिकता दी जाए। अब बात यह है कि आरटीपीपी जो है वो केवल राजस्थान में लागू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई फर्म है जो कि उसका प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसको प्राथमिकता देनी है। यहाँ प्राथमिकता कहने का मतलब जो एमएसएमई फर्में हैं राजस्थान की, उसको फर्स्ट प्राथमिकता देने के लिए कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्कुलर दिनांक जो 15/6/2026 ये आप देख रहे हैं सर्कुलर, विधि विभाग ने 15/6/2026 को ये सर्कुलर जारी किया है। राजकीय विभागों में किए जाने वाले माल और सेवा के उपापन में मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के संबंध में है। ये आपको फाइनेंस की साइड पे मिल जाएगा। ये सर्कुलर लागू कहाँ होगा? ये साथियों, ये सर्कुलर 5 लाख से अधिक का यदि आप टेंडर कर रहे हो तो ही लागू होगा। 5 लाख से कम का यदि टेंडर कर रहे हो तो ये लागू नहीं होगा ये सर्कुलर, पहली चीज़। अब बात करते हैं अपन, इसमें क्या है साथियों, L1 के बारे में कुछ बताया गया है कि L1 को किस प्रकार से आपको प्राथमिकता देनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, यदि L1 राजस्थान के जो एमएसएमई फर्म होती है वो आती है तो आप उसको 100% ऑर्डर दोगे। कितना परसेंट? 100%, मतलब पूरा ऑर्डर उसको देना है, पहली चीज़। मान लो कंडीशन ये हो गई कि L1 ऐसी कंपनी आई है जो राजस्थान के बाहर की है, इट मीन्स लेकिन वो है लोकल सप्लायर है, ये L1 आ गई, तो इसको अपन क्या करेंगे, 20% ऑर्डर देंगे, शेष 80% यदि उसमें एमएसएमई फर्म है तो उसे मिलेगा। ठीक है। तीसरी इसके अंदर कंडीशन आती है कि राजस्थान की नॉन एमएसई, इट मीन्स एमएसएमई फर्म, और वो क्या है, लोकल सप्लायर है। कहने का मतलब राजस्थान की ऐसी फर्म जो कि एमएसएमई तो नहीं है लेकिन लोकल सप्लायर है, मतलब स्थानीय जो उत्पादकता वाली कंपनी है, तो उसमें इसने कहा गया है कि आपको 50% ऑर्डर तो L1 को मिलेगा और 50% राजस्थान की एमएसएमई को बांट देंगे। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि L1 जो है वो एमएसएमई भी नहीं है और लोकल सप्लायर भी नहीं है, दोनों ऐसी बात आ गई। अब उसके अंदर क्या करना, केवल L1 की कंडीशन की बात चल रही है, L2 की L3 की नहीं चल रही, L1 की बात चल रही है यहाँ। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको 100% का ऑर्डर दिया गया उसको 3 भागों में बांटोगे। पहला जो मूल L1 जो फर्म आई है, ठीक है, उसको आप 20% दोगे। दूसरी इसमें एक ऐसी फर्म थी जो राजस्थान की एमएसएमई थी, उसको 40% दोगे। तीसरा एक ऐसी फर्म है जो कि अन्य पात्र लोकल सप्लायर थी, उसको 40% दोगे। तो यहाँ कहने का मतलब इसको 3 कुछ विशेष शर्तें जो इसमें है उसके बारे में इसी पॉइंट, ये पॉइंट नंबर जो था 3 था, इस 3 के अंदर ही कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैं उसको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 3 का जो 1 है उसमें कहा गया है कि यदि राजस्थान की एमएसएमई फर्म है उसको 100 यूनिट का यदि आपने ऑर्डर दे रहे हो तो 4 यूनिट का ऑर्डर आपको, अगर ऐसी फर्म है जो कि SC ST के स्वामित्व वाली है तो उसको देना ही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें काउंटर ऑफर का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब L जो एमएसएमई फर्म है वो सपोज करो L2 है या L3 है या L5 है, उसको L1 की बराबर दरों पे लाने के लिए उसको सबसे पहले उसको काउंटर ऑफर दिया जाएगा, ना कि L1 को। समझ गए ना आपके? मतलब अपन बात कर रहे हैं कि अपने को देना है राजस्थान की एमएसएमई फर्म पहले ढूंढनी है। अगर अपने को लग रहा है 5 में से एक फर्म ऐसी है कि जो एमएसएमई है और वो 5वें नंबर पे है, तो उस 5वें नंबर को सबसे पहले काउंटर ऑफर देंगे अपन कि आप सबसे पहले आप आए और यदि L1 की दरों पे आप ये करते हैं समझौता उसके अंदर, तो आपको ले लेंगे। तीसरी बात कही है इसके अंदर
3 के 2 में कि काउंटर ऑफर मान लो कि वो स्वीकार नहीं करता, मान लो कि L2 था MSME फर्म है, उसने स्वीकार नहीं किया, तो अब आप L3 पे जाएंगे यदि वो MSME है तो, और फिर L4 पे जाएंगे, जो भी उसमें से स्वीकार कर लेगी उसको अपन ऑर्डर देंगे। अब बात करते हैं 3 के 4 पॉइंट में ये कहा गया कि खरीद की वस्तु ऐसी है, मान लो आप कोई ऐसा टेंडर कर रहे हो जिसको भागों में नहीं बांटा जा सकता, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो पूरा अनुबंध अर्थात मूल किसको दोगे, L1 बोलीदाता को देना होगा। ऐसा टेंडर जिसको डिवाइड नहीं कर सकते तो वो आपको मूल जो L1 है उसको देना होगा, लेकिन L1 कौन होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी के अंदर कुछ पॉइंट और जोड़े गए हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट इसमें जोड़ा स्थानीय, मतलब लोकल के बारे में कुछ बताया। इसमें कहा गया है कि लोकल यदि वो सप्लायर है, उत्पादक है, या फिर वो लोकल सामग्री है, इस 2 पॉइंट पे इसमें चर्चा की है इस सर्कुलर में। यदि वो अपन बात करते हैं सप्लायर की, यदि वो लोकल सप्लायर है तो उसको क्रय अधिमानता परचेज प्रेफरेंस देनी होगी। लोकल सप्लायर है अपना राजस्थान का तो उसको सबसे पहले क्रय परचेज प्रेफरेंस आप दोगे, ठीक है। और मान लो कि स्थानीय उत्पादक मतलब लोकल सप्लायर तो है लेकिन वो L1 नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, यदि L1 की दर से 20% के भीतर रेट है तो अवसर दिया जाएगा, इट मीन्स इसको मौका दिया जाएगा। यहाँ कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ A फर्म है जो L1 आई, इसने अपनी रेट 100 रुपये दी। B क्या लोकल सप्लायर है, ठीक है, ये L2 आई, इसकी ने अपनी रेट 115 दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेट जो है 15% से अधिक है ना। L1 इसकी रेट जो है 15% से अधिक है, मतलब 20% के अंदर अंदर आ गई। इस कारण क्या करेंगे अपन, B को प्राथमिकता देंगे, उसको कहेंगे कि आप नेगोशिएशन कर लो और इस रेट पे काम कर लो और हम आपको ऑर्डर दे देंगे। अब बात करेंगे कंटेंट की। इसमें यह कहा गया है कि सामग्री के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण और उस सामग्री का सत्यापन कौन करेगा, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताए गए। अब सामग्री जो होती है, जो स्थानीय सामग्री होती है, जो लोकल कंटेंट होता है, तो उसके स्पष्टीकरण के संबंध में सबसे पहला पॉइंट दिया गया 4 का 1। इसमें कहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये मोस्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझना है। इसमें कहने का मतलब ये है, मान लो कि एक से अधिक वस्तु खरीदी जाए तो टेंडर में कई वस्तुएं हैं, मान लो आपको एक से अधिक वस्तु खरीदनी है और उस टेंडर में आपने बहुत सारी की आइटम वस्तुएं दी गई है, ठीक है। और अब आपको कुल दरों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना है, मतलब टोटल जिसका आएगा उसके अनुसार आपको मूल्यांकन करना है। तो फर्म के ऑर्डर में कम से कम 50% भारतीय सामग्री, अगर उस ऑर्डर में अगर आप जो आपने आइटम रखे थे उसमें से यदि 50% आइटम भारतीय सामग्री के हैं तो उसको स्थानीय विक्रेता माना जाएगा। अब उसको किस प्रकार से मैं इसको समझा देता हूँ, यहाँ मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक विभाग ने एक टेंडर में 4 वस्तु खरीद रहा है, जैसे कि उसने कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS स्कैनर खरीद रहे, इनकी इसने अपनी अपनी लागत रख दी और कुल टोटल 10 लाख की इसने रख दी। अब किसी फर्म ने बोली लगाई, उसने क्या किया, उसमें से जो बोली लगाई तो उसमें भारतीय सामग्री जो थी वो उसने क्या किया, कंप्यूटर में भारतीय सामग्री 40% है, प्रिंटर में 60 और UPS में 70, इसमें स्कैनर में 80% दिया है। यहाँ अब क्या है, प्रत्येक वस्तु को अपनों को अलग अलग नहीं देखना, जिसका टोटल के अनुसार अपनों को काम करना था, तो बल्कि पूरे ऑर्डर के कुल मूल्य के आधार पर अपनों निकालेंगे। कैसे, अब इसकी एक टेबल बनेगी जिसमें अब सबसे पहले तो अपन कहेंगे कि जो वस्तु है वो अपन दे देंगे, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फिर उसका मूल्य, कौन सा मूल्य, ये वो मूल्य है जो अपन ने रखा था। अब इसकी सामग्री जो है वो कितना परसेंट थी, यहाँ ले जैसे 40, 60, 70 से लिखा। अब भारतीय मूल्य, अब इसकी रेट कितनी हो गई, इसका 40% निकालेंगे तो ये रेट आ जाएगी। तो इससे अपने को ये पता चला गया कि 10 लाख का टेंडर था, भारतीय मूल्य कितना हो गया, 5.80 लाख हो गए। अब इसको अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, अपन लिखेंगे लोकल कंटेंट, जो स्थानीय सामग्री है, तो ये वाली जो रेट जो आई थी भारतीय 5.80, इसमें जो आई है उसका डिवाइड करेंगे 10 से और इसको 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो 58% आ गई। कहने का मतलब ये क्या, 50 से अधिक आ गई। इस कारण क्या करेंगे, इसलिए इस फर्म को अपन क्या मानेंगे, लोकल सप्लायर मानेंगे। तो ये चीज़ इससे पता चलेगी कि लोकल सप्लाई कौन होगा, पहली चीज़। अब दूसरा पॉइंट ये है, मिनिमम लोकल कंटेंट, मतलब सामान्यतः 50% या अधिक स्थानीय सामग्री आवश्यक है। ये इसके अंदर पॉइंट में है कि आपको लोकल कंटेंट जो सामग्री है ना वो 50% तो होनी चाहिए, ठीक है। अब 4 के 3 में ये कहा गया है स्थानीय सामग्री कब आवश्यक नहीं है, कौन सी नहीं मानी जाएगी। यदि आपको पुराने माल को कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें पुराने माल को सुधारने का काम है, पुरानी वस्तु की मरम्मत का या सुधार का काम है, तो उसको स्थानीय सामग्री अपन नहीं मानेंगे, स्थानीय सामग्री नहीं मानेंगे, पहली चीज़। दूसरा कहा गया यदि पुनः विक्रेता मतलब रीसेल कर रहे हो उसको भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तीसरा रीपैक या आप ब्रांड का काम हो तो वो भी इसको क्या करेंगे, स्थानीय सामग्री में नहीं गिना जाएगा। अब पॉइंट बचता है सत्यापन का। जो सामग्री थी अब उसकी विशेष शर्तें बता दी। अब सत्यापन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसने कहा गया कि 5 के फर्स्ट सर्कुलर में कि सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे अपन से, उनसे खुद से जो बिडर होगा उनसे स्वयं का प्रमाण पत्र लेंगे कि उस वस्तु का न्यूनतम स्थानीय सामग्री की शर्तें वह पूर्ति करता है। दूसरी चीज़ ये कह दिया यदि 10 करोड़ से अधिक की सामग्री आप खरीद रहे हैं तो सीए के द्वारा जो प्रमाण पत्र होता है वो लेना होगा इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते प्रमाण पत्र तो ले लिया, उसकी जांच कौन करेगा, तो इसमें जांच उपापन संस्था करेगी। 5 का जो चौथा पॉइंट में कहा गया गलत घोषणा मिलने पर, मान लो घोषणा पत्र तो दे दिया, फिर जांच में पता चला कि ये तो फर्जी है, तो इसमें कहा है कि कोड ऑफ इंटीग्रेटेड का उल्लंघन माना जाएगा। आरटीपीपी एक्ट 2012 के तहत कार्रवाई होगी। फर्म को 2 वर्ष तक डिबार किया जा सकता है। और ऐसी कोई फर्म है जो कि डिबार फर्म हो उसको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की खरीद के अंदर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अब बोली की शर्तों में कुछ आवश्यक आपको टेंडर में रखना पड़ेगा, लेकिन कौन सी, जो 5 लाख से अधिक है उसके अंदर क्या क्या रखना होगा कि सबसे पहले तो आपको लोकल कंटेंट का उल्लेख करना होगा। निविदा में स्पष्ट लिखना होगा कि न्यूनतम लोकल कंटेंट जो होता है वो 50% तक को वैधता मिलेगी। दूसरी चीज़ मेक इन इंडिया मतलब परचेज प्रेफरेंस दी जाएगी यदि लोकल कंटेंट है तो। दूसरी चीज़ है 6 के 2 में बताया गया है कि अनावश्यक प्रतिबंध नहीं, कहने का तो ऐसी शर्तें नहीं रखनी है कि लोकल फर्में आ ही नहीं पाए, लोकल सप्लाई वहाँ भाग ही नहीं ले पाए, तो इसमें ये कहा गया। तीसरी विदेशी भी प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता नहीं, जहाँ पर मान लो कि भारतीय जो मानक उपलब्ध है, इंडियन स्टैंडर्ड्स उपलब्ध है प्रमाण पत्र, तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई विदेशी प्रमाण पत्र आप नहीं मांग सकते। और 6 का 4 में कहा गया है कि भेदभावपूर्ण कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखनी है जो कि भारतीय निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध हो। तो ये जो सर्कुलर है तो इसमें जो भी शर्तें थी वो मैंने सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। वास्तविक आपको जो फाइनेंस की साइड पे जो आपको मैंने दिखाया है सर्कुलर, उसके अनुसार कार्रवाई करनी है।